हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हियर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। और आज का वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कोई क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं ना आपको कुछ समझाऊंगा, मतलब ये टॉपिक जो भी मैं लेके आज का जो वीडियो रहने वाला है, आज का वीडियो ऑन डिमांड रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम पर डिमांड आई थी लाइक कि आप बिहार के एस्टेट को कवर करो, है ना। तो बिहार के एस्टेट को कवर करने के लिए हमको कहीं ना कहीं बिहार का सिलेबस समझना पड़ेगा एस्टेट का, है ना, ठीक है। तो जिस ये जो वीडियो रहने वाला है ये कहीं ना कहीं सिलेबस को डिकोडिफाइड करने के लिए रहना पड़ रहा है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उसके सिलेबस को लेके वीडियो बनाए और टॉपिक्स को लेके भी वीडियो बनाए। तो वीडियो बनाने से पहले हमको कहीं ना कहीं सिलेबस को समझना पड़ेगा, और सिलेबस समझने के लिए हमको सिलेबस को देखना पड़ेगा, और तब जाके हमको फिर उसके क्या देखने पड़ेंगे, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है लाइक इस बार के जो थे वो देखने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको सबको पता है, मोस्टली सबको ही पता है, क्योंकि आज की डेट में टीचिंग एग्ज़ाम ऐसा हो गया है लाइक कहीं ना कहीं जो भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहा है, भले ही वो किसी भी स्टेट से हो, वो कहीं ना कहीं उसको इन्फॉर्मेशन रहती है दूसरे स्टेट्स की भी। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इस समय टीचर्स की जॉब बहुत अच्छे लेवल से चल रही है। लेवल 1 हो गया और 2.0 भी ऑलरेडी हो चुका है उधर, मतलब 2 बार जॉब्स ऑलरेडी फुलफिल वहाँ पे हो चुकी हैं, पेपर हो चुके हैं, और अलॉट और लेटर भी मिल चुका है, और बहुत सौ की नियुक्ति भी हो चुकी है टीचर्स की। तो 3.0 फेज आएगा बिहार का फिर से, इसमें भी बहुत सारी टीचिंग वैकेंसी हैं। तो इसमें जो आएगा जी आएगा आपका अप्रॉक्स अगस्त के लमसम इसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो उससे पहले एस्टेट करवाएगी बिहार की गवर्नमेंट दोबारा से। और इसमें जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी कॉमर्स का जो वैकेंसी वाला एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपको बैठने के लिए कहीं ना कहीं आपको एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी सिर्फ बिहार का, है ना। तो आइए उसी के बारे में आज हम बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो ये वीडियो हमने बनाया था कि कोड सिलेबस को डिकोडिफाइड करेंगे हम, इसके हिसाब से ये सोच रहे थे लाइक कि इसमें हम DSSB का जो पीजीटी का कॉमर्स का सिलेबस है उसको, है ना, BPSC 3.0 लाइक जो अभी मैं बताया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी आएंगी अब लाइक अगस्त में, तो उसके रिगार्डिंग पीजीटी कॉमर्स का क्या सिलेबस रहता है क्या नहीं। और तीसरा हम बिहार एस्टेट के लिए। तो बाकी के दोनों पॉइंट्स को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, जस्ट बिकॉज DSSB का सिलेबस होता नहीं है ना। आप सबको पता है DSSB का क्या है, कोई सिलेबस तो है नहीं, है ना। वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से अनुमान लगाना पड़ता है, लाइक किसके बेसिस पे, पास्ट ईयर बेस क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो उस पर भी मैंने डिटेल में चीज़ें वैसे कलेक्ट कर ली हैं, लास्ट के 5-6 ईयर के जो भी पेपर्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने डिटेल कलेक्ट कर ली हैं DSSB के लिए, पीजीटी कॉमर्स में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि हर कोई कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है, और कोचिंग वगैरह की फीस ऑनलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसी बेसिस पे हम आज किसको रिव्यू करेंगे, हम करेंगे बिहार के जो आपका सिलेबस है उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेबस को ले लेता हूँ, वेट अ मिनट। जी रहा, देखिए। तो आज यहाँ पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका बिहार का जो एस्टेट आने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि आप ये पेपर को इजीली क्वालिफाई कर लें। और इजीली क्वालिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, ताकि अगर आपने ये पेपर इजीली क्वालिफाई कर लिया तो आप
आने वाली जो भर्ती है लाइक अगस्त के आसपास जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप इजीली क्या करेंगे, उसमें अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, और ये नहीं हो पाता है क्लियर तो आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जो बिहार का एस्टेट है, मैंने इस एस्टेट का सिलेबस देखा, एस्टेट के क्वेश्चंस पेपर देखे, है ना, और फिर मैंने जो बीपीएससी के अभी जो पेपर हुए थे लाइक बीपीएससी का 2.0 वाले पेपर हुए थे, उसका पीजीटी कॉमर्स का पेपर भी देखा, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बिहार एस्टेट ज़्यादा टफ है इस पेपर से। लाइक मैंने इसके 2 एग्ज़ाम देखे थे, तीसरा वाला मुझको मिला नहीं। वहाँ पे 3 तरीके के पेपर होते हैं, एक बिजनेस स्टडी का, एक अकाउंट का, एक एंटरप्रेन्योरशिप का। हाँ, तो उसमें से मैंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी वाला देखा था पोर्शन, और वो मुझे काफ़ी ईजी लगा इन कंपैरिजन टू बिहार एस्टेट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप अगर इसकी तैयारी अच्छे से कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अगला एग्ज़ाम बनता है वैकेंसी से रिलेटेड, वो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, करते हैं रिव्यू, क्या है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। तो एस्टेट है जी, कॉमर्स से रहने वाला है, और जी किसके रिगार्डिंग है जी, ये बिहार में पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग ये वीडियो है। बाकी वीडियो हम DSSC के लिए और उड़ीसा पीजीटी के लिए भी बना देंगे, ताकि हमको एक्चुअल में पता रहे कि हमको क्या पढ़ना है ना, और कौन कौन सा पोर्शन आपका कॉमन है। तो इसमें जो है स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर जो आएगा आपका, कितने नंबर का आएगा, कॉमर्स का है आपको 100 नंबर का, आपका क्या आएगा, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या दे रखा है ना। यूनिट फर्स्ट में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रखा है। देखते हैं क्या क्या चैप्टर हैं उसमें। देखिए, बेसिक कंसेप्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये बहुत आपका बेसिक्स है एक तरीके से अकाउंट्स का। तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं NCERT की 11th क्लास से। ये ऑलमोस्ट आपके चैप्टर, ये वाला पहला चैप्टर कवर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर भी आपको NCERT की बुक में मिल जाएगा, है ना। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपको मिल जाएगा जनरल एंड लेजर का NCERT, अगेन NCERT। फोर्थ चैप्टर भी आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, NCERT की बुक में आपको मिल जाएगा क्लास 11th की बुक में। ठीक है, और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की साइट पे जाके। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, फिर प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, है ना, कंसेप्ट, इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है ना। तो लगभग ये सब वही चीज़ें हैं, है ना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, तो ये सब प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है उसमें ये सब कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। अगला है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, अगला है आपका कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जिनका सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का बिजनेस है। और ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिंग के बिजनेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला काम नहीं करना पड़ता। ट्रेडिंग में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह से माल उठाना होता है और दूसरी जगह पे आपको प्रॉफिट के साथ बेचना होता है। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए फाइनल अकाउंट बनानी है ना। फाइनल अकाउंट फिर आपको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए बनानी है, तो जी वाला पार्ट आपको 11th की बुक्स में मिल जाएगा। इसमें से एडजस्टमेंट होंगी, तो एडजस्टमेंट से ही मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो एडजस्टमेंट यहाँ पे पढ़ना जरूरी बन जाएगा आपके लिए। फिर आगे चलते हैं, तो ये सारे टॉपिक जो हैं अब तक मैंने बताए हैं, ये NCERT की 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक में सब मेंशन है। अगला टॉपिक देखते हैं, सिंगल एंटिटी सिस्टम का एक टॉपिक है, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है इस चैप्टर को, है ना। और इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो में मैंने थियोरेटिकल एस्पेक्ट आपका बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका बहुत अच्छे से कवर किया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको मज़ा नहीं आ जाए तो ठीक है, मज़ा आ जाएगा वाकई में। और आपका जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से वो सारे आपके हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ये वाला जो चैप्टर था वो आपका हरियाणा CT में भी था, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे कराया था। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक PDF भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, 2 PDF डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक तो थ्योरी वाला, थ्योरी और समझाने वाला, और दूसरे PDF में थे आपके MCQ, लगभग उसमें 92 MCQs थे। टोटल MCQs वो 130 के लगभग थे। तो आपको ऐसे ही कंटेंट अगर चाहिए तो आप हमसे
कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे मैसेज करके, या मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। मेरा नाम है शुभम, तो मैं कहीं ना कहीं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाऊंगा, नहीं तो मैंने आपको नंबर अपना दे दिया है ना। आप मुझे इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट करना सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही, जस्ट बिकॉज कॉल उठाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो हैं हमने यहाँ से लेके जो यहाँ तक देखे, ये सारे चैप्टर आपके कितनी हैं, ये सारे चैप्टर हैं आपके 11th की बुक से मिल जाएंगे आपको, एनसीईआरटी से। फिर आपका हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम आपको ना तो 11th में मिलेगा ना 12th में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई ना कोई ग्रेजुएशन की बुक उठानी पड़ेगी और वहाँ से आपको जो अपना चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे केस जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का है, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन की कोई बुक लेनी पड़ेगी, वहाँ से करना पड़ेगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, वहाँ से ये आपके ये वाले चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको दिक्कत है कि आप बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमसे ये सब कंटेंट ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज वगैरह भी, है ना। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह भी आप हमसे ले सकते हो, और शायद भगवान ने चाही तो हम इसके लिए शायद कोई बैच वगैरह भी स्टार्ट कर दें, अगर कोशिश रही तो। जैसे तो अभी तक कोई प्लान नहीं है, बट अगर कोशिश रही तो हम आपका सारा कोर्स करा देंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। ठीक है ना, विश्वास रखने वाली बात आपकी है, बट अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, बट अगर बना तो ज़रूर मैं आपको सूचित करूँगा। ठीक है, अगला है आपका पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दे रखी है ना। इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर ऑलरेडी सॉल्वेंट है ना, तब भी वो सब जने मिलके क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, तो ये आपके 12th की बुक्स में मिल जाएगा। डिसोल्यूशन वाला चैप्टर तो है ना, तो वहाँ से जी आप कवर कर सकते हो, और कुछ पार्ट नहीं होगा तो फिर आपको ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अगला है आपका रॉयल्टी अकाउंट, अगेन आपको ग्रेजुएशन की बुक से मिलेगा। ब्रांच अकाउंट अगेन आपको ग्रेजुएशन की बुक से मिलेगा, और डिपार्टमेंटल अकाउंट अभी आपको जी ग्रेजुएशन की बुक से मिलेगा। आप मुझसे कहोगे तो मैं इस पर अच्छी से अच्छी आपको समझाते हुए वीडियो बना दूंगा, है ना। और मेरा पढ़ाने का क्या पैटर्न है, कैसे पढ़ाता हूँ मैं, उसके लिए आप जी सिंगल एंट्री वाला सिस्टम देख सकते हो, प्लेलिस्ट में इसकी वीडियोस पड़ी हैं। और जी वाले जो कंसेप्ट हैं बेसिक्स वाले, ये भी अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये भी मैंने बहुत हद तक पुरानी वीडियोस में कवर कर दी हैं। तो आप चाहे तो इनकी भी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, अकाउंट्स की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाकर आपको ये ऊपर का पोर्शन और जो नीचे का पोर्शन आपको मिल जाएगा। बट जो वाले चैप्टर नहीं कवर किए हैं तो ये भी चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे भी आपकी डिमांड रहती है तो। ठीक है ना, कोर्स की रहेगी कोर्स स्टार्ट कर देंगे, नहीं रहेगी तो आपके लिए वैसे भी कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि 15 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया है, उसमें से 15 नंबर का जो आएगा सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में, वो मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से आएगा। तो अकाउंट्स के पोर्शन में हमको कितने मिल रहे हैं, 15 नंबर मिल रहे हैं। और ये 15 नंबर की जो अकाउंट्स है आप कहाँ से कवर करेंगे, ये आप करेंगे आपको इसके लिए, है ना, इसके लिए एक तो 11th एनसीईआरटी, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी अकाउंट्स की, ठीक है, और ग्रेजुएशन की कुछ बुक्स, ग्रेजुएशन बुक्स लास्ट के चैप्टरों के लिए, जिसमें हायर परचेज वगैरह वाले जो चैप्टर हैं लास्ट के, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वगैरह वाले, तो जी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो अकाउंट्स का पोर्शन आपका ये 3 बुक से कवर हो जाएगा, है ना। आपको पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 11th की करें और 12th की बुक करें, है ना। ग्रेजुएशन की अगर आपके पास बुक नहीं है तो परचेस ना करें, है ना। उसके लिए कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करा देंगे कंटेंट के साथ, पूरा मटेरियल, है ना। और इनके अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, हम सबके एमसीक्यूज आपको दे देंगे। और सबसे खास बात ये रहने वाली है कि हमने जो एमसीक्यूज प्रिपेयर करे हैं
वो क्या है, ऐसे ही नहीं प्रिपेयर किए हैं, लाइक हमने उसमें एमसीक्यूज में पीजीटी कॉमर्स है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक, है ना, मतलब जितने तो सारे तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द जो एग्ज़ाम्स हमने कवर किए हैं उसमें उसमें हमने राजस्थान में जो पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड का उसके क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, हमने DSSB में का जो पेपर होता है पीजीटी कॉमर्स का उसके क्वेश्चंस उठाए हैं, है ना। हमने एमपी का, एमपी में भी ऐसे ही एस्टेट होता है ना, एमपी में स्टेट होता है कॉमर्स के रिगार्डिंग, उसके क्वेश्चंस उठाए हैं, और कुछ अब वैकेंसी वगैरह आई थी तो उसके भी क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने राजस्थान में एक जूनियर अकाउंटेंट का पेपर्स होते हैं, कुछ अकाउंटेंट वगैरह के पेपर होते हैं, अकाउंटेंट वगैरह के पेपर होते हैं, उनके उनके क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स, मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड है आपके, है ना, इन एमसीक्यूज को बनाने के लिए। उसके अलावा हमने अकाउंटेंट का पेपर होता है वहाँ पे। उसके अलावा हमने यूपी में एक यूपी पीसीएल का असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है ना, ये पेपर मैंने दे रखा है और 2 बार मैंने इसको रिटर्न, इसका मेरा क्वालिफाई है ना। तो इसके भी, इस एग्ज़ाम्स के भी हमने, इसमें एक अकाउंटेंट का पेपर होता है ना। ठीक है, जिसमें ओ लेवल के कंप्यूटर के क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, है ना, तो उससे क्या हमारा मतलब नहीं है। तो इस एग्ज़ाम्स के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके टॉपिक में मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग बनते हैं, उसके क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने और क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठाए हैं मैं बता दूं, एमसीक्यूज हमने कैसे प्रिपेयर करेंगे, मतलब एक ही, मतलब कहने का मतलब एक ही टॉपिक के कम से कम आपको 100 से 150 एमसीक्यू आप जब करके जाएंगे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो जो है, क्या कहते हैं, आपका पेपर श्योर शॉर्ट क्लियर होगा। ठीक है, और भी हमने अलग अलग स्टेट के जो भी एग्ज़ाम रहते हैं, हरियाणा के, है ना, हरियाणा के स्टेट वगैरह, उन सब के से भी टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन हमने उठाए हैं, तब जाके आपके लिए हम एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में है आपकी ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग की बुक मेरे को नहीं लगता कि अगर ग्रेजुएशन वाली हो आपके पास तो आप उसको कवर कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला कुछ पार्ट हमने कवर कराया है अभी हरियाणा सीईटी के लिए, मैडम ने कराया था, ऑडिटिंग वाला पोर्शन कराया था। नहीं तो हम इस पर दोबारा से अभी और वीडियोस आएंगी, जस्ट बिकॉज कि इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें और ज़्यादा दे रखी हैं सिलेबस में। देखो, पहला पहला पॉइंट वाला, पहला जो पॉइंट है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, जो हमने कवर करा दिया है यूट्यूब वीडियोज़ में, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट भी कवर है ना। ऑडिट प्रोसीजर प्रोग्राम है और वाउचिंग भी है ना। तो इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ टॉपिक स्टार्टिंग के वहाँ पे हमने कवर करा दिए, वरना इस पर हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे ऑडिटिंग पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैल्यूएशन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट, कैसी कौन कौन सी टाइप की ऑडिट रिपोर्ट होती हैं, इस पर भी हमने वीडियोस बना रखे हैं। तो जो भी बना रखे हैं आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का ऑडिट, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, राइट एंड ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, है ना, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो इन सब को लेके हम श्योर शॉर्ट आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, है ना। और आप आराम से बस उसको देखिएगा, पढ़िएगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखेंगे, लगातार देखेंगे, बने रहेंगे साथ में, तो मैं इतना दावा दे रहा हूँ, इतना प्रॉमिस करके जा रहा हूँ यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आपका कोई भी क्वेश्चंस ना बने, क्वेश्चंस आपका ना बने तो हमसे कहना। ठीक है, पर जैसा मैं कह रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ आपको, जो भी डिलीवर कर रहा हूँ वीडियोस, चाहे वीडियोस डिलीवर कर रहा हूँ, चाहे मैं आपको पीडीएफ डिलीवर कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेहनत लगती है साहब, इस सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो आपको उसको कवर करना है। तो 10 नंबर की आपकी ऑडिटिंग रहने वाली है जी, हम कवर करा देंगे। तो ऑडिटिंग के लिए अगर आपको जैसे खुद से कवर करना है तो आप ग्रेजुएशन की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना जी पार्ट कवर किया था ग्रेजुएशन के टाइम पे, एक SBPD सत्य साहित्य भवन पब्लिकेशन की एक बुक आती थी, ऑथर तो मुझे याद नहीं है, उसकी ऑडिटिंग की बुक्स पे मैंने कवर किया था कुछ पार्ट, कुछ एक
और आती थी, सुरभि बंसल की एक बुक आती थी, उससे भी किया था मैंने कुछ पार्ट कवर। तो चाहिए तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको पीडीएफ वगैरह या आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, हम आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। कुछ स्टफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है ऑडिटिंग से रिलेटेड, टेलीग्राम में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बुक्स अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं करा देंगे भाई। जो अब उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने हरियाणा सीईटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, लाइक मे बी शायद 21 का है या फिर 27 का है, मेरे को एक्चुअल में डेट एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि डेट काफ़ी बार चेंज हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से 27 नहीं है। तो उन स्टूडेंट की हम पे क्या थी डिमांड आई थी कि सर आप प्रैक्टिकल पोर्शन करा दीजिए, है ना, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी डिमांड आई थी वो हमने अभी तक अपना कमिटमेंट पूरी तरीके से फुलफिल किया है। और हम आगे भी जो भी अपना कमिटमेंट है, या तो मैं यहाँ से बोलूँगा या तो नहीं बोलूँगा, और अगर मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल रहा हूँ कुछ आपके थ्रू, अगर मैं वीडियो सर्कुलेट कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि कहीं ना कहीं मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता चलूँ। तो ऑडिट आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। फिर अगला पार्ट है आपका 10 नंबर में आएगा आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के लिए आप मेरे को आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अपनी खुद की बनाई हुई मेरे पे अपना कंटेंट है, तो वो कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। आप कहोगे तो मैं उसको सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा, आप कहोगे तो हार्ड कॉपी में भी बनवा के आपके को दे दूंगा। बट हार्ड कॉपी के लिए आपको कोई ना कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको कोई ना कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगा। तो बिजनेस लॉ के लिए हमको क्या करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। ठीक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पूरा पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये पूरा उसमें कवर होता है, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क होता है। ठीक, कंडीशन और वारंटी से रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत, है ना। क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं, इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस वाले इन दोनों एक्ट से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, वो इस वजह से बनते हैं क्योंकि जब आप देखोगे ना देखो चक्कर क्या होता है, कॉमर्स का पेपर होता है एक तरीके से ऐसा एग्जाम होता है पीजीटी कॉमर्स में, क्योंकि आपके जो अलग अलग स्टेट हैं, है ना, तो उसमें भी वही सिलेबस रहता है लगभग। ऐसा हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट आपके में ज़्यादा हो, किसी दूसरे स्टेट में वो सब्जेक्ट सिलेबस में ना हो, बट मोर और लेस आपका जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा रहता है। तो जब हमने ये बहुत बारी चीज़ देखी है कि जो क्वेश्चन है कॉमर्स में वो बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, है ना। मान लो एक क्वेश्चन है, कोई वो आज राजस्थान में आया है, राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में आया, वही क्वेश्चन आपको DSSB में मिल जाएगा, या DSSB का क्वेश्चन आपको एच-टेट में मिल जाएगा, एच-टेट का क्वेश्चन आपको DSSB में मिल जाएगा, है ना, बिहार स्टेट में मिल जाएगा, MP स्टेट में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है ना। तो हमने जब चीज़ें देखी हैं तो हमने देखा है, अब जब ये आपके सिलेबस में बिजनेस लॉ है तो बिजनेस लॉ से रिलेटेड हमने DSSB में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक से, बिजनेस लॉ से, खास तौर पे इन दोनों एक्ट से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कम से कम 8-10 नंबर का जो पोर्शन है वो दोनों कवर करते हैं DSSB के एग्जाम में। बट यहाँ पे अभी आपके बिहार स्टेट में भी दे रखा है, तो इसमें से क्वेश्चंस आना स्वाभाविक है। तो बिजनेस लॉ के लिए हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। नहीं हो तो आप अगेन SBPD की एक साहित्यवन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, नहीं तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दे रखा है इसमें 1881 का। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो पढ़िएगा इसको, है ना। और ग्रेजुएशन की बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट में कोई बुक हो, मतलब कॉलेज में आपकी कोई बुक रही हो पीजी के ड्यूरेशन के टाइम पे या आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। बट गूगल में आपको जो सर्च मिले उससे आपको क्या है कि क्योंकि चक्कर है सब चीज़ें लॉ का मेजर जो पोर्शन है वो इंग्लिश में कवर्ड है ना। और फिर आपको समझ में आए नहीं आए, बट कहीं ना कहीं आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो मैंने बता दिया। इसके अलावा आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, पार्टनरशिप से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत। तो ये मेन चीज़ें हैं, इसकी वजह से ही आपका जो होगा पेपर जो होगा क्लियर होगा। और एस्टेट क्लियर होगा तभी आप, मैं सच बता रहा हूँ, एस्टेट क्लियर होगा तभी आप 3.0 में बैठोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो वो जो एग्ज़ाम है ना इसके बाद वाला, वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम से मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ईजी है ना, क्योंकि उसमें मेरे को सिलेबस तो नहीं मिला उसमें का, मैंने सर्च भी किया था, बट अगर किसी के पास उसका सिलेबस हो तो मुझे एक बार सेंड कर दीजिएगा, है ना। नंबर मैंने आपको दे दिया। तो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है और फिर आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पर इसमें भी देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्होंने पुराना वाला दे रखा है 1986 वाला, तो उसका मतलब आपको बहुत कम पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, पुराना वाला ही पढ़ना है। और इसका कुछ पार्ट आपका बिजनेस स्टडीज़ की बुक में दे रखा है, लाइक क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक में दे रखा है, तो वहाँ से आप इस वाले पार्ट को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मोर और लेस हमने ये देखा कि आपका जो 10 नंबर का जो बिजनेस लॉ है उसमें आपको कितने एक्ट पढ़ने हैं, उसमें आपको 5 एक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, सोगा इन द सेंस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। चलें आगे, आगे देखते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या दे रखा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको क्या दे रखा है, देखिए पहले तो आपको वो आपका दे रखा है शेयर कैपिटल और डिवेंचर इशू वाला चैप्टर दे रखा है, फॉर फीचर एंड इशू भी उसी में आ जाएगा। कंपनी अकाउंट में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, डिवेंचर वाला पार्ट कवर हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर वाला नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं जी आपको पूरा कंटेंट लगभग आपको क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में आपको ये पूरा कवर हो जाएगा उससे, ठीक है। कुछ पोर्शन नहीं कवर होगा तो, है ना, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला है वो नहीं होगा तो आपको ग्रेजुएशन की कोई बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये बहुत मेन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हद से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो बैलेंस शीट वाला पार्ट है ना, बैलेंस शीट को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। बैलेंस शीट को और कंपनीज एक्ट में जितने भी मतलब शेड्यूल हैं उनको अच्छे से कवर करना है, कितनी टेबल्स हैं, टेबल के अंदर क्या क्या आता है, शेड्यूल के अंदर क्या क्या आता है वो कवर करना है। और बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से कवर करना है। बैलेंस शीट को कैसे अच्छे से कवर करना है, कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छे से ऐसे कवर करना है कि आपको हर एक आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए कि लाइक कौन सा आइटम किस हेड के अंडर आता है ना, किस हेड और किस सब हेडिंग के अंडर कवर होता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फलानी चीज़ कौन से हेड में आएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला है आपका एमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अगला है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग कंपनी की अकाउंटिंग, इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग और डेप्रीशिएशन वाला जी आपका मिल जाएगा 11th के बुक्स में एनसीईआरटी में। बट जी बाकी के ये 3 चैप्टर हैं, एमालगमेशन 4 सॉरी, कंपनीज का एमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग कंपनी की अकाउंटिंग और इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग, ये वाला पार्ट आपका DSSS वाले एग्जाम में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर अगर हम टोटल अब 4 चैप्टर को लेके देख रहे हैं तो हम अब इसमें कितने नंबर का कवर कर रहे हैं, 15 नंबर का कवर कर रहे हैं ना, तो 4 में से मैं समझता हूँ 6 से 8 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर में से बन सकते हैं, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जी इसका कंटेंट आपको मिलेगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स में, है ना। एमालगमेशन का, इंटरनली कंस्ट्रक्शन का, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो इसको भी हम कवर कराएंगे, ठीक है, यदि आप हमसे कहोगे तो। अगला पार्ट है मेरा मोस्ट फेवरेट, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके लिए हम हरियाणा सीईटी वाली वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें से भी आपका बहुत सारा जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसमें से मैं बताऊं क्या क्या कवर हो जाएगा है। उसमें से आपका पहला पार्ट कवर हो जाएगा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कवर हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। और
और भी ज़्यादा मेथड ऑफ कॉस्ट, यूनिट कॉस्टिंग भी कवर हो जाएगा, एलोकेशन एब्जॉर्प्शन, लगभग अजय आपका पूरा उस वीडियो से कवर हो जाएगा, है ना। लास्ट के 2-3 चैप्टर मेरे ख्याल से रह जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे इसका इतना स्कोप नहीं है हरियाणा सीईटी वाले में, है ना। तो शायद से ये वाला पोर्शन लास्ट के 3 चैप्टर रह जाएंगे, ठीक है। बट आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास जो ग्रेजुएशन की बुक हो उससे कर सकते हो आप, क्योंकि बुक लगभग सब एक जैसी होती हैं, है ना। आपको विश्वास करना होगा कि आप जिस चीज़ों से पढ़ रहे हैं, है ना, अगर वो कंटेंट सेम है, लाइक सेम इन द सेंस टॉपिक सेम है, तो मोर और लेस सभी चीज़ें सेम ही रहती हैं। बट मैं इसके लिए बुक जो जिससे मैंने पढ़ी है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैं तो 2-3 बुक से पढ़ा है, बट मैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बुक रेफर कर सकता हूँ। एक आती है एस चांद की पब्लिकेशन की बुक आती है ना, है ना। शायद से तुलसियान करके इसका राइटर है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग। नहीं तो आपके बजट नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वेट करिए, मैं वीडियोस डालूंगा, पीडीएफ डालूंगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं तो बुक के लिए जो खर्च कर रहे हो वो हमारे को दे देना, हमारी हमारी हेल्प हो जाएगी, है ना। नहीं तो हम देखते क्या कर सकते हैं आपके लिए, जो भी होगा सब अच्छा ही करेंगे। तो फिर से कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पार्ट रहेगा आपका 10 नंबर का रहेगा, तो मेरे हिसाब से 10 नंबर आप इसमें इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजी से टॉपिक हैं जी, ज़्यादा नहीं है ना। तो इसमें आपका 10 नंबर इजी बन सकते हैं, है ना। बट जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ों को करते चलिए, पढ़ते चलिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला चीज़ें जो जी हैं, इसको करना थोड़ा मुश्किल है लास्ट के 3 चैप्टरों को, बट बाकी जो पोर्शन है वो इजी है, क्लास 12 की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला पोर्शन है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देख लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या क्या है आपका। पहला तो थियोरटिकल पोर्शन है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी थ्योरी में है। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स कौन कौन से हैं वो सब आ जाएगा इसमें, रेशियो एनालिसिस आ जाएगा, है ना। और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह आ जाएगा, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएगी। स्कोप एंड फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जी मैंने एक एफएम की वीडियो कराई थी, उसमें कहीं ना कहीं फिर मैंने ये फाइनेंशियल एनालिसिस वाला थोड़ा सा पोर्शन कवर किया था, आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रेशियो एनालिसिस है जी, इसमें कुछ पार्ट आपको क्लास 12 की, ठीक है, ऊपर के 2 पॉइंट को छोड़ के नीचे के 3 पॉइंट आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास टीएस ग्रेवाल हो तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। और टीएस ग्रेवाल के अंदर जो भी इलस्ट्रेशन दे रखे हैं खास तौर पे इन चैप्टरों के, वो इलस्ट्रेशन जरूर लगाइएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी इलस्ट्रेशन है, अगर आपके पास ये बुक है, क्योंकि ये बुक बहुत कॉमन बुक है और इजीली सब पे मिल जाती है, तो वो उस बुक से ये क्वेश्चंस, इसके इलस्ट्रेशन जरूर लगाइएगा, है ना। मैं ये समझ सकता हूँ आपने इलस्ट्रेशन लगाए तो आपका कहीं ना कहीं जी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस आ जाता है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो बहुत छोटा सा पार्ट है, कॉमन सा पार्ट है, इससे क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है ज़्यादा। एक है ना, 2-3 तरीके की इसमें चीज़ें हैं जिसमें आपको है ना, इंटर इंट्रा कंपैरिजन देख जो हम करते हैं, तो वो थ्योरी का बहुत छोटा सा पार्ट है ना, वो आप कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, ठीक है। फंड फ्लो एनालिसिस है, फंड फ्लो एनालिसिस या फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस या कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक ही मतलब, है ना। तो फंड फ्लो एनालिसिस आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में मिल जाएगा, क्लास 12 में तो नहीं मिलेगा, बट बाकी ये कंपैरेटिव एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस ये आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी या फिर टीएस ग्रेवाल को आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में आपको मिल जाएगा, खास तौर पे एफएम की बुक में, एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक पे। इंटर इंटर इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक आपकी
जी मिल जाएगी एफएम की या कॉस्ट की बुक में भी ये कवर्ड है, कहीं कहीं पे किसी किसी कॉस्ट की बुक में भी कवर्ड है। कॉस्ट की बुक में आपका जो चैप्टर में मिलेगा, ये मटेरियल वाले चैप्टर में मिल जाएगा, मटेरियल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा, जिसमें फीफो लीफो हीफो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करें, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, है ना। और इसके लिए आपको एक AS2 भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, उसको भी आपको पढ़ना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एफएम के लिए फिर मैं अगेन से आपको, इसमें एफएम का पार्ट है बट इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप इसको मेरी माने तो इसको गूगल वगैरह पर सर्च करके जो भी आपके टॉपिक हैं उससे रिगार्डिंग सर्च करें और गूगल से आप मटेरियल निकालें, गूगल से मटेरियल को क्या करें, स्कोर करें, स्कोर करना इन द सेंस ऑब्टेन करें, हासिल करें, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये मटेरियल मिल जाएगा गूगल वाला, मतलब सॉरी एफएम वाला, ठीक है। बुक्स लेने की मेरे को नहीं लगता कि बुक्स लेने की आपको ऐसी नीड है, क्योंकि 1800 से बुक्स कोई भी कम है नहीं आज के टाइम में, है ना। तो आई मस्ट सजेस्ट यू टू सर्च इट ऑन गूगल, और अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये कंटेंट चाहिए या मटेरियल चाहिए, और आपके जो MCQs होंगे वो भी आपके हम इसके रिगार्डिंग जो भी हैं हम अलग अलग एग्जाम से या अपने खुद के जो भी होंगे वो बनाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला पोर्शन है आपका कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्स का बेसिक्स, किसी भी बुक से कवर कर सकते हो या गूगल पे से इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, है ना। दूसरा है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। एग्जम्पशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 10, है ना। सेक्शन डिडक्शन दे पूरी पढ़नी पड़ेंगी 80C से 80U तक, क्योंकि इस पूरा सेक्शन डाल रखा है ना। इनकम को अलग अलग हेड में कवर करना है, 5 हेड नहीं दे रखे, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो सिर्फ और सिर्फ सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के हेड को कवर करना है, जो कि जो बहुत ईजी हेड है। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, तो इनको आप इजीली हेड को इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। अगला है आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, है ना, ये थ्योरी पार्ट है ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बहुत बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी और एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये बहुत बेसिक का ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया आपका, और जो हो गया पूरा डायरेक्ट टैक्स का पार्ट। तो इसके लिए आपको मैं बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, आप बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट वो बुक फिर से वो 1000-1200 की आएगी, बट वो बुक आपकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। या तो आप SBPD की, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक को यूज़ कर सकते हैं, 500-600 रुपये की आएगी लगभग जी। या फिर आप एक राइटर, एक ऑथर है, क्या नाम है या फिर गिरीश आहूजा की, बट ये थोड़ी हाई लेवल की हो जाएगी, बट इसमें 2-3 एडिशन है उसके BCom वगैरह वाले, है ना। तो गिरीश आहूजा की बुक ले सकते हैं, या फिर मैंने एक राइटर और पढ़ा था, हाँ उसका नाम था संजय मुंद्रा, है ना। जी बुक शायद से आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी, संजय मुंद्रा की टैक्सेशन फॉर DT, है ना। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने तो इससे पढ़ा है मोस्टली, है ना। बताते इसके बारे में भी है कि गिरीश आहूजा की भी अच्छी बुक है, या फिर आपको आपका तो बेसिक कंसेप्ट है तो आप SBPD की भी ले सकते हैं, या फिर आपकी कोई ग्रेजुएशन की बुक हो तो उससे बेसिक पार्ट आप कवर कर सकते हैं। और बाकी जो जिसमें आपको लगता है अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे अमेंडमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ICAI की साइट से जाके, या आप ना इनकी साइट्स वगैरह पे जाके आप अमेंडमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला पोर्शन देखते हैं। तो हमको पता चला टैक्स भी 10 नंबर का है, कॉस्ट भी 10 नंबर का है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है वो तीनों 15-15 नंबर के हैं, और बाकी जो पार्ट है वो 10-10 नंबर का है, ठीक है। अकाउंटिंग में जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट 15-15 का नंबर का है, और बाकी का पोर्शन 10-10 नंबर का है, ठीक है। अगला देख लेते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का पार्ट कितने नंबर का है, ये भी 15 नंबर का आपका कवर होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, इससे कोई क्वेश्चन वैसे ऐसा आता तो है नहीं, है ना।
नाम के लिए टॉपिक डाल रखा है ना। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये थ्योरी में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी सा चैप्टर है, आपने नॉर्मल भी वे में भी पढ़ रखा होगा, तो इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे को नहीं लगता आप कर दोगे। एन्युटी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू वाला चैप्टर, जी वाला चैप्टर आपको आपकी एफएम की बुक में भी मिल जाएगा, है ना। एफएम की बुक में मिल जाएगा 100% जी वाला जो चैप्टर प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट एंड एन्युटी वाला, तो ये चीज़ आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्टैटिक्स की, है ना। तो और एफएम की आप लेने की सोच रहे हैं तो ये वाला चैप्टर वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अगर आप बेसिक कैलकुलस, इसके बारे में आपको मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कैलकुलस वाला जो चैप्टर है जी बिल्कुल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, और मैथ को छोड़े हुए मेरे को ज़माना हो गया है। लाइक मैंने मैथ लास्ट जो पढ़ी थी वो 11th 12th में पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैथ से मेरा एज सच मतलब मैथ से थोड़ा बहुत इको वगैरह में इसका यूज़ हुआ था, तो वो बहुत बेसिक्स रहता है, तो यहाँ पे भी बेसिक की पूछ रहा है, तो बेसिक्स के लिए आप कहीं ना कहीं इसके लिए वाईटी पे कोई ना कोई चैनल होगा जो क्लास 11th 12th को पढ़ा रहा होगा, है ना। 11th 12th की क्या पढ़ा रहा होगा, कैलकुलस को पढ़ा रहा होगा, वहाँ से आप जो पोर्शन कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक लेके, और यूट्यूब को रेफर कर सकते हैं। यही सेम सजेशन मैं इस वाले चैप्टर के लिए भी दूंगा, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स थ्योरी, क्योंकि इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये 3 चैप्टर जो हैं ये टोटली आपके मैथ बेस्ड है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वाईटी पे कोई चैनल फॉलो कर लो जो क्लास 11 12 की मैथ्स कराता हो, ठीक है। और पर ये करना पोर्शन ये बाद में करना, पहले पूरा जो जितना ऊपर का बताया है ना वो कवर करना, कि एट लास्ट करना इस पोर्शन को, अभी से मत करने लग जाना, इसमें उलझ जाओगे तो पता चला इसको भी नहीं कर पाए और जो बाकी कर सकते हो वो भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स हम करा देंगे, है ना। स्टैटिक्स की एक ठाकुर ठाकुर जे के ठाकुर है, यानी ठाकुर की एक बुक आती है, या फिर एसबीपीडी की भी एक अच्छी बुक है साहित्यवन पब्लिकेशन की, ठीक है। तो उसको भी आप कोई गोयल गोयल राइटर है उसका, मेरे को नाम तो नहीं आ रहा, है, तो उसको आप कवर कर सकते हो स्टैटिक्स के लिए। वरना ये इजी से टॉपिक है, वरना हम कहीं ना कहीं आपको वीडियो के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से इस पर वीडियोस बना देंगे, और उसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो आपको करा देंगे, ठीक है। इसमें जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड हो गया, डिस्पर्जन हो गया, कोरिलेशन रेग्रेशन हो गया, टाइम सीरीज हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया। तो अगर देखा जाए कि 15 नंबर का पार्ट है ना, तो मोस्टली जो कम से कम 10 नंबर का तो आपका स्टैटिक्स ही कवर हो जाएगा, 10 नंबर का, और 5 नंबर में लमसम ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 1 या 2 से क्वेश्चन आएंगे आपके ये कैलकुलस और ये थ्योरी वगैरह के आए तो भी, तो मेरे को नहीं लगता इसको कवर करने की ज़रूरत है। और आपको लग रहा है कवर करना ही है, तो जो मैंने बता दिया आप यूट्यूब पे जाके किसी भी टीचर की मैथ की वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, और आपको जो कंटेंट है वो आप एनसीईआरटी की बुक से ले सकते हो। 11 12 में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। दूसरा ये है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल, आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब जो पेडागोगी और आपका सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का पार्ट है, जिसमें से 30 नंबर की आपकी सीडीपी रहने वाली है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसमें टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस हो गया, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, ठीक है। ये बहुत ही ईजी से टॉपिक है, और ये कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़े होंगे किसी ना किसी, अगर आप टीचिंग एग्जाम को कवर करते हो या फिर आपने सीटेट वगैरह दिया होगा तो वहाँ पे ये पोर्शन आपने कवर की। तो ये पोर्शन आपका मेरे वहाँ से कवर हो जाएगा, नहीं तो 50 वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, एक एक टॉपिक को डालो और अपनी अपनी ये सारी चीज़ों को कवर कर लो। आपको ज़रूरत होगी, जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी तभी मैं इन पे वीडियो बना पाऊँगा, नहीं तो मेरा ऐसा सच कोई मन है नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे वीडियो बनाओ। क्योंकि यार तुम देखोगे ना, यूट्यूब खोल के देखो, एक टॉपिक डाल दो 50 वीडियो आपको पहले से ही मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ से जब वो सब ये सब चीज़ें कवर हो सकती हैं, तो मेरे को नहीं लगता मेरे को अगेन इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। बट आप मुझसे कहोगे तो मैं बना दूंगा, ये सब चीज़ें कवर कर दूंगा। और इन केस अगर
वैसे तो अभी कोई प्रोग्राम है नहीं कोर्स वोर्स का, बट अगर कोर्स निकलता है तो हम उसमें ये वाला पोर्शन फिर आपको कवर करा ही देंगे। ये वाला पोर्शन ईजी सा है, ये पूरा पोर्शन आपको कवर करा देंगे, है ना, और एमसीक्यू करा देंगे। बट हाँ, ये पोर्शन आपको जो 3 जो चैप्टर हैं, ये पोर्शन आपको कभी कवर कर नहीं करा पाएंगे ना, तो हम वैसे कोई कमिटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे रह के, है ना, और इनकेस अगर कोर्स भी आता है तो भी हम आपका ये तीनों चारों चीज़ें तो कवर करा ही नहीं पाएंगे, मैथ वाला जो पोर्शन है, ठीक है। बाकी इसकी जगह हम आपका जी सीडीपी वाला पोर्शन ज़रूर कवर करा देंगे क्योंकि बहुत इजी का है। बाकी आपका जो अगला पोर्शन है उसमें आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है ना, जो कि हर एक एग्ज़ाम में रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। कुछ बिहार की जीके है ना, बिहार की जीके मतलब बिहार में नेशनल मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था वो पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ आपकी, ये वाला पार्ट मैं कवर करा दूंगा। अदर स्किल में जो दूसरा पॉइंट है इन्वायरमेंटल साइंस वाला, ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो ईवीएस वगैरह मेरा सब्जेक्ट भी रहा है पहले, तो इसमें मैं बहुत इन डिटेल वीडियो मतलब कि आपका जो पूरा पोर्शन इससे आने वाले क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और फिर जो अगेन मैथ्स का पार्ट है, तो इसको आपके हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आता ही रहता है, मैथ्स और रीजनिंग, तो वो आप अपने आप कवर कर लो। तो इन शॉर्ट मेरा ये उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वैसे तो कॉमर्स का जो आपका डिटेल सिलेबस था उसको कवर करना था, तो मेरी मानिए तो इस पेपर को आप अच्छे से पढ़िए, है ना। जो भी कैंडिडेट्स बिहार के हैं, है ना, मेरे बिहार के बहन भाई जितने भी हैं और जो भी चाहते हैं लाइक कि वो अब तक उनकी जॉब नहीं लगी है बट 3.0 में उनका मन है कि वो पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और उनका एस्टेट या तो क्लियर होगा या नहीं होगा, एस्टेट क्लियर है तो ठीक है ना, एस्टेट क्लियर है तो भी मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह कराऊंगा वो बिहार की सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ही बनाऊंगा, ठीक है। उसका पूरा एक एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो वीडियोस बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके 3.0 में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। चाहे वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट हो या बिजनेस स्टडीज़ हो। एंटरप्रेन्योरशिप वाला मैंने अभी देखा नहीं है, बट उसके रिगार्डिंग भी मैं कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो बनी रहिए मेरे प्लेटफॉर्म पे, है ना। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, है ना, अपने मित्रों यार मित्रों के साथ शेयर करिए, है ना, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है। जब सब्सक्राइब कर लिया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, है ना। और ये पोर्शन ये वाला वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऑन डिमांड थी कि आप स्टेट को कवर कराइए, तो मैं जैसा भी होगा आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। एमसीक्यूज वीडियोस भी लाता रहूँगा, है ना। तो बने रहिए, चलिए मिलते हैं इस आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।